distance, that is distance between टू पॉइंट्स। ये ज्योमेट्री का सबसे पहला आइडिया है। मुझे लगता है क्लास में अब तक मैं 3-4 बार इसको डिस्कस कर चुका हूं, तो इसको तो अपन जल्दी ही खत्म कर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है ना, दो पॉइंट्स के बिटवीन का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। ये पहला आइडिया है। जब भी आप ईलर्स प्लेन में कोई काम कर रहे होंगे और आपको दो पॉइंट के बिटवीन का डिस्टेंस निकालना है, तो वो फॉर्मूला आपको याद होगा कि दिस इज अ ईलर्स प्लेन। ये आपके पास ईलर्स प्लेन है। ये पहला पॉइंट है P जिसका एफिक्स है Z1, ये अगला पॉइंट है Q जिसका एफिक्स है Z2, और मुझे P और Q के बिटवीन का डिस्टेंस निकालना है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर आपको लेंथ ऑफ PQ रिक्वायर्ड है, तो ये आपके पास बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हम लोग काफी जगह इसको यूज करेंगे। अगर आप क्वेश्चंस करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यूज आ भी रहा होगा, लेकिन जब थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंटली यूज बढ़ेगा। जैसे मान के चलिए पहला मेरे पास एक पॉइंट है P1 प्लस 2 आयोटा, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे पास है 3 प्लस के 4 आयोटा, ये एक्चुअली लोकेशंस हैं। और मुझे P और Q के बिटवीन का अगर डिस्टेंस निकालना है, तो P और Q के बिटवीन का डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे करना ये होगा कि मैं 1 प्लस 2 आयोटा में से 3 प्लस 4 आयोटा को माइनस करके, और फिर मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो दैट इज -2, और ये माइनस के 2 आयोटा हो गया, और फिर आपको जस्ट इसका मॉड भी लेना है। सो दैट इज 4 प्लस 4, और यू कैन से दैट इज 2√2। सो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इस पे हम ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं ज्यादा इस पे अभी फोकस नहीं कर रहा हूं। हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। So the next idea या next statement is about the section formula। आप देखेंगे धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कोऑर्डिनेट में जो कुछ आपने पढ़ा है उस सब पे बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैं सब पे बात करूंगा तो ये अगला 1 वीक निकल जाएगा। तो जितना भी आपके सिलेबस में है या जितना जिसका फ्रीक्वेंटली यूज आता है वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और उससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन बाकी का आप इसे खूब डिस्कस कर सकते हैं। अगले 4 महीने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ सकते हैं, इतना है पढ़ने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर। Anyway, so now we are moving for the section formula। इस पे बात करेंगे। वैसे मैंने लास्ट टाइम पे थोड़ा सा बेसिक तो बता ही दिया था, लेकिन चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, ये एक अच्छा आइडिया है कि जब भी अगर आपको किसी पॉइंट पे डिस्कशन करना है और अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में दिमाग नहीं चल रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शिफ्ट हो जाइए, वहां मैनिपुलेशन करिए, और उसके बाद दोबारा से कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे कन्वर्ट कर लीजिए। ये अप्रोच हमने लॉगरिथम में एक बार यूज की थी। भाई लॉगरिथम में अगर कोई मुझे प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है और बाय चांस मेरे को मजा नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रही है चीजें, तो मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके वहां मैनिपुलेशन किया और दोबारा लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दिया। ये आइडिया यूज किया जा सकता है, पर हमेशा ये नहीं करना है। हमेशा ये करोगे तो काफी बार फंस भी जाओगे आप। अब मान के चलिए P एक कोऑर्डिनेट है x1, y1। P के कोऑर्डिनेट है x, मतलब अभी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली यूज कर रहा हूँ, और Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। यहाँ मेरे पास एक पॉइंट है R जो इसे m/n में डिवाइड कर रहा है, और सिंपली अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चला जाऊं, कोई पूछे कि भाई R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप बोलेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ R इज mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट होगा, और my2 प्लस के ny1 ओवर m प्लस n की। ये मेरा R पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो इसे इंटरनली m/n में डिवाइड कर रहा है। पर जैसे मैंने आपसे कहा कि अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के डाटा को यूज करके ही सारी मैनिपुलेशन करनी पड़ सकती है, तो हमने क्या किया, इस पूरी इंफॉर्मेशन को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में शिफ्ट कर रहा हूं। तो देखिए, ये जो P पॉइंट है इसको मैं लिख सकता हूं x1 प्लस आयोटा y1, जो कि आपका एक तरीके से z1 हो गया। फाइन। z2 को मैं शिफ्ट कर सकता हूं x2 प्लस आयोटा y2 से, तो ये मेरा z2 हो गया। और ये जो R पॉइंट है, ये जो R पॉइंट का लोकेशन आपने पता किया है, ये फॉर्मेट है। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं mx2 प्लस के nx1 ओवर m प्लस n प्लस आयोटा my2 प्लस के ny1 ओवर m प्लस n के। ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है, आप लिख सकते हैं इसे। हमने m प्लस n यहाँ पे एलसीएम ले लिया, m प्लस n मैंने एलसीएम ले लिया है। ऊपर आप देखेंगे तो मतलब m मैं कॉमन ले रहा हूं, अगर मैं m कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा x2 प्लस आयोटा y2। हाँ बोलिए सर, ये r का लोकेशन है ना? मतलब यस सर। ठीक है,
RE का तो लोकेशन होगा ना, ये कोऑर्डिनेट क्या होता है सेक्शन फॉर्मूले से इंटरनल डिवीजन अगर आप यूज करते हो तो यही डाटा तो आता है mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n my2 प्लस के ny1 ओवर m प्लस n। पर ये कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री को मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके मैंने लिखा हुआ है। पर मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि मुझे इंफॉर्मेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, तो अगर कहीं पे x, y लिखा हुआ है तो मुझे राइट इट ना x प्लस आयोटा y, वही तो लिखा है मैंने, दिस इज x आयोटा एंड दिस इज y। ठीक है, तो अभी हम लोग, मैं इसे मैनिपुलेट कर रहा था तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो प्लस के आयोटा आप ध्यान देंगे तो वो कॉमन आएगा आपका, नॉट आयोटा, तो मैं थोड़ा सा आयोटा हटा देता हूँ यहाँ से, आयोटा नहीं आएगा, हाँ यस। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ से मैं n कॉमन ले रहा हूँ और ये बनेगा x1 प्लस आयोटा y1 के। अब देखिए ये डाटा क्या है, ये z2 है और ये डाटा की बात करें तो ये z1 है, यानी कि ये बनता है m z2 प्लस के n z1 ओवर m प्लस n के, एंड दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला इन द ईलर्स प्लेन। अगर आपको ईलर्स प्लेन में किसी पॉइंट की लोकेशन निकालनी है, जैसे मान के चलो, अब मैं फाइनल कमेंट कर देता हूँ, ये मेरे पास एक लाइन है, दिस इज अ लाइन PQ, P का fx है z1, ये fx इसका एक्चुअल टर्म है ना। मैं कोऑर्डिनेट करता रहता हूँ क्योंकि शायद वो आपकी आदत में नहीं है, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कंफर्टेबल रहेंगे तो इसको बोलते हैं fx ऑफ द पॉइंट, जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे fx ऑफ द पॉइंट बोला जाता है। और Q जो पॉइंट है दैट इज और z2। यहाँ मेरे पास एक पॉइंट है R जो इसे m/n में डिवाइड करता है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ R इज then the coordinate of R is, just a minute, हाँ, तो R के कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो R का कोऑर्डिनेट मेरे पास होगा mx2 प्लस के nx, सॉरी ये मैं क्या लिख रहा हूं, द कोऑर्डिनेट ऑफ R इज mz2 प्लस के nz1 ओवर m प्लस n के। तो ये मेरा इंटरनल डिवीजन के लिए हो गया। सिमिलरली अब मैं उन सबको ड्राइव तो नहीं करूंगा क्योंकि ड्राइव करेंगे तो अननेसेसरी उसमें टाइम वेस्ट होगा, ये रिजल्ट बस आपको याद होना चाहिए। अगर इंटरनल डिवीजन की जगह एक्सटर्नल डिवीजन होता तो बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। मतलब अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें, एक्सटर्नल डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो ये होगा mz2 माइनस nz1 ओवर m माइनस n के। और इनकेस अगर आप मिड पॉइंट पे इंटरेस्टेड है, जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक लाइन है, ये z1 है, ये z2 है, और अगर आपको मिड पॉइंट का fx रिक्वायर्ड है तो ये आपका होगा z1 प्लस z2 बाई 2 के। तो देखिए अगर आपने कोऑर्डिनेट में वो डाटा याद कर लिया है तो ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, बस फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो रहा है। दिस इज फॉर द इंटरनल डिवीजन, ये आपका इंटरनल डिवीजन का फॉर्मेट है, ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मेट है, और ये आपके मिड पॉइंट के लिए फॉर्मेट है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको याद रहेगा। ये दोनों चीजें मैंने समझा दी आपको। अब हम चलते हैं सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल पे, है ना। सब कुछ इसमें है, ये डिपेंड करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है उसे सीखने में। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, है ना। अब देखो इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, मैं ऐसा कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चनों में जरूरत पड़ जाती है, लेकिन अभी हमें समझना है ना, कि अगर मैं सेंट्रोइड पे कमेंट करूं तो देखिए पहले तो मैं रिक्वायरमेंट बताता हूं कि क्या है क्वेश्चन। मान के चलिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, लेट दिस इज द ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल अपन कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज द ट्राइंगल, ये ए एफिक्स है, ये बी एफिक्स है, और ये मेरा सी एफिक्स है। ए को मैंने Z1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बी को मैंने Z2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सी को मैंने Z3 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और मेरा टारगेट है सेंट्रोइड का एफिक्स पता करना। आई होप सो कि सेंट्रोइड क्या होता है ये मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, जहां पे मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। आप पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आ चुके हैं, ये थोड़ा मतलब अच्छा नहीं रहेगा कि मैं अब दोबारा से आपको सेंट्रोइड को एक्सप्लेन करूं कि सेंट्रोइड क्या होता है। खैर मेरा टारगेट है सेंट्रोइड का एफिक्स लोकेशन को Z1, Z2, Z3 के टर्म्स में पता करना। मैं इसे ड्राइव करके भी दे सकता हूं, डायरेक्टली आपका रिजल्ट निकल आएगा, लेकिन हमारे पास जैसे मैंने कहा कि काफी सारे ऑप्शंस में या काफी सारे फॉर्मेट्स में अगर आप 2 मिनट के लिए कोऑर्डिनेट में शिफ्ट हो जाते हैं तो सारा काम करना आसान हो जाता है। मैं दोनों ही अप्रोचेस दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। देखिए अगर मैं थोड़ा सा हायर बात करूं, मैं सोचूं नहीं यार ठीक है ये जो x1 y1 है इससे मुझे एलर्जी है, मैं ये सब नहीं डालना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि ये ड्राइव होके आए जो भी रिजल्ट मुझे चाहिए। अगर मैं वैसे सेंट्रोइड की बात करूं तो सेंट्रोइड का एफिक्स होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 के, है ना। ये सेंट्रोइड का एफिक्स होता है। तो ये मैंने अभी रिजल्ट पहले ही लिख दिया है, बाकी का मैं अभी समझा तो रही हूं आपको कि कैसे आएगा ये। अब जरा ध्यान दीजिएगा।
अगर मैं सेंट्रोइड की बात करता हूं तो सेंट्रोइड, लेट जी पॉइंट इज एक्चुअली द सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला वाली बात समझ में आ गई है तो इसको समझना कोई टफ चीज नहीं है। सबसे पहले ये जो पॉइंट है, ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब मैं अगर इसके एफिक्स की बात करूं तो इसका एफिक्स होगा Z2 प्लस Z3 बाई 2 के, ये इसका एफिक्स है। अब जो सेंट्रोइड होता है, जी पॉइंट है, वो इस टोटल सेगमेंट को 2:1 में भी डिवाइड करता है ना? अगर आपकी थ्योरी क्लियर है सेंट्रोइड की तो अब अगर मुझे जी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो व्हाइल यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला इट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ Z2 प्लस Z3 by 2 plus 1 times of Z1 and divided by 2 plus 1 के, या फिर मैं इसको फर्दर मैनिपुलेट करूं, सॉरी यहाँ फर्दर मैनिपुलेट करूं तो ये बनेगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 के। ये एक अप्रोच हो गई। केवल मुझे ये ड्राइव करना था कि यार इसका सेंट्रोइड ये होता तो मेरा काम खत्म हो गया भाई, ठीक है हम आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरा मेन पर्पस है कि आपको वो स्विच करना आ जाए कि भाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो कार्टेशियन में शिफ्ट कर जाऊं, और कार्टेशियन में कंफर्टेबल नहीं हूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में शिफ्ट कर जाऊं। हो सकता है किसी और बंदे को लगा कि नहीं यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे को मजा नहीं कर रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बेटर है आप कोऑर्डिनेट से इसको जनरेट करिए। तो हमने क्या किया, इसको फिर से मैंने कार्टेशियन सिस्टम में शिफ्ट किया। मैंने कहा यार ठीक है आप जनरल बात करिए, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये मेरा x3 y3 है, ये मेरा x3 y3 है। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 के, ये मेरा सेंट्रोइड होता है। अब मुझे क्या करना है, इस पूरी इंफॉर्मेशन को कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करना है, तो करते जाइए। ये आपका Z1, तो ये कितना बनेगा x1 प्लस आयोटा y1, जिसको आप Z1 भी लिख सकते हैं, सिमिलरली ये Z2 लिख सकते हैं, और ये आपका Z3 हो गया। और अब सेंट्रोइड को लोकेट करना है, तो सेंट्रोइड को लोकेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। मैं लिख के दिखा देता हूं, है ना? तो ये बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 के, ऐसा मैंने इसको लिख दिया। अब आप इसे मैनिपुलेट कर लीजिए, मतलब x1 प्लस आयोटा y1 वाले फॉर्मेट में ले आइए इसे। तो x1 प्लस आयोटा y1 पहला टर्म, x2 प्लस आयोटा y2 दूसरा टर्म, और x3 प्लस आयोटा y3 ये तीसरा टर्म, और डिवाइडेड बाई 3। और ये पहला टर्म क्या है, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, और डिवाइडेड बाई 3। तो दिस इज अ सेंट्रोइड फॉर ए गिवन ट्राइंगल। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये समझ में तो आ ही गया होगा, कोई टफ चीज तो नहीं है। तो ये स्विचिंग हमें आनी चाहिए कि ठीक है अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कंफर्टेबल हूं तो कॉम्प्लेक्स से ही प्रोसीड करूं, लग रहा है यार कॉम्प्लेक्स नंबर में फंस जा रहा हूं यार, नहीं दिमाग चल पा रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आप उसे कार्टेशियन में शिफ्ट करके मैनिपुलेशन कर लीजिए और फिर दोबारा से उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। फाइनली मेन टारगेट इज की सेंट्रोइड का एफिक्स क्या होता है, तो सेंट्रोइड का एफिक्स होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 के। सेम इसी तरीके से जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर में सब पे स्टडी की है, या इनके फॉर्मूले अगर आपने याद किया, आप ध्यान दीजिएगा। जब मैं आपको ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखवाया था और सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखवाया था, मैंने आपको उसी वक्त बोला था कि इसका कोई यूज नहीं है। आप पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाए, उसका आपको कहीं कोई यूज नहीं नजर आया होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये बस ठीक है नॉलेज के लिए, सेंट्रोइड यूज आएगा, इंसेंटर यूज में आएगा। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का अगर मुझे केवल एफिक्स याद भी है, ये एनफ है ना? कभी अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम किया गया तो फिर तो हम बात कर ही लेंगे उसके ऊपर, लेकिन फॉर्मूला याद होना ही एनफ है। हाँ, बाकी का सेंट्रोइड तो मैंने समझा ही दिया है। मैं अब चल रहा हूँ इंसेंटर पे। देखिए इंसेंटर पे अगर मैं बात करूं तो मैं अब इसको थोड़ा समझाता हूँ कि कैसे मैं निकाल सकता हूँ। आई होप सो कि इंसेंटर आपको याद होगा जहां पे एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को मीट करते हैं। ये ट्राइंगल है एबीसी, दिस इज अ ट्राइंगल एबीसी। ये आपका इंटरनल बाइसेक्टर है, ये और ये तीनों इंटरनल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। नाउ दिस इज एक्चुअली इंसेंटर। जैसा मैंने आपसे कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं इसको ड्राइव कर सकता हूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आ जाएगा, लेकिन इसको मतलब कार्टेशियन थ्योरी से आप शायद जल्दी खत्म कर पाएंगे। ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x2 y2, और ये है आपका x3 y3। जब भी मैंने इंसेंटर समझाया था तब इसको पूरा ड्राइव करके दिया था, लेकिन अब मैं ड्राइव नहीं करूंगा।
तो i का fx होता है या i के कोऑर्डिनेट होते हैं, शायद आपको जल्दी याद आ जाएगा, ax1 प्लस के bx2 प्लस के cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c एंड ay1 प्लस के by2 प्लस के cy3 एंड डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c के। ये fx है या कोऑर्डिनेट है इन सेंटर के। अब मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में शिफ्ट करता हूँ। तो जैसे मैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में शिफ्ट करूंगा, मैं एक लाइन बचा लेता हूँ, वो आयोटा मत अपने दिमाग में रखिए कि आयोटा है साथ में। मैं इसका फाइनल कमेंट यहाँ लिखने जा रहा हूँ। देखिए, अगर ये पूरा टर्म प्लस आयोटा इंटू ये टर्म सपोज करके लिखा हुआ है, अब मैं एक लाइन बचा रहा हूँ अपनी, तो अब इसको फर्दर मैनिपुलेट करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ a इंटू x1 प्लस आयोटा y1, b इंटू x2 प्लस आयोटा y2 प्लस c इंटू x3 प्लस आयोटा y3 एंड डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c के। आप बस थोड़ा सा कंफर्म कर देंगे कि ये बात आपको समझ में आ गई है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक लाइन यहाँ पे स्किप की हुई है। कंफर्म करिए। यस सर, क्लियर है। चलिए, सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अब तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। आप देखिए, अब थोड़ा सा ट्राइंगल भी ध्यान देते रहिए, नहीं तो फिर क्लेम करना थोड़ा सा अजीब लगेगा। हाँ, अब ध्यान दीजिए। यार एक बात बताइए, ए कौन है? ए है बीसी की लेंथ, है ना। एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बीसी की लेंथ को जो मैं लिखने जा रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिएगा। द लेंथ ऑफ बीसी इज z2 माइनस z3 का मॉड इंटू z1 प्लस z, ये z2, हाँ z2 माइनस z3 हो गया। b के सामने हम लोग लिख रहे हैं दिस इज z1 माइनस z3 का मॉड इंटू z2 प्लस z3 into mod of z1 minus z2 and divided by mod of z2 minus z3 plus z1 minus z2 plus z1 minus z2 के। ये थोड़ा मैंने रिपीट कर दिया, इसको 3 कर देते हैं। बोलिए। यस सर, क्लियर हो गया? चलिए, तो अभी हमारा क्या क्या हो गया, मैंने आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे निकालेंगे ये मैंने समझा दिया। मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, और सेक्शन फॉर्मूला क्या है। सेंटर्ड के कोऑर्डिनेट मैंने निकालिए, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने निकालिए, और इसके बाद सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर भी है, तो मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। शायद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ उस पर। ऑर्थो सेंटर की अगर मैं बात करूं, ऑर्थो सेंटर की बात करूं, तो पहले तो याद होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर क्या था, कि यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए, यहां से भी एक परपेंडिकुलर डालिए, और एक परपेंडिकुलर आप यहां भी प्लॉट करिए। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसके कोऑर्डिनेट होते थे, शायद आपको याद आ जाए, x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c डिवाइडेड बाई 10a प्लस 10b प्लस 10c के। ये इसका x कोऑर्डिनेट हुआ करता था। और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y1 10a प्लस y2 10b प्लस y3 10c डिवाइडेड बाई 10a प्लस 10b प्लस 10 ऑफ c के। अब वही समथिंग प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ समथिंग, ये फॉर्मेट जैसे ही मैं डालूंगा तो आप देखेंगे ये बनेगा, ये आपके पास बनेगा, दैट इज z1 10a प्लस z2 10b प्लस z3 10c डिवाइडेड बाई इट इज 10a प्लस 10b प्लस 10 ऑफ c के। तो ये ऑर्थो सेंटर के लिए हो गया। सिमिलरली अगर आपको सर्कम सेंटर के लिए चाहिए, मुझे लग रहा है ये लास्ट जो लाइन है, मुझे खुद नहीं लग रहा है कि इसे मुझे कराना चाहिए, बट इतना सब बता दिया है तो मैं इसको भी यूज कर लेता हूँ। सिमिलरली अगर सर्कम सेंटर के एफिक्स की बात की जाए तो उसका एफिक्स आता है z1 sin 2a प्लस z2 sin 2b प्लस z3 sin 2c एंड डिवाइडेड बाई sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin of 2c के। नाउ दिस इज फॉर सर्कम सेंटर, है ना। अब देखिए कहीं जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इन दोनों की मैं कोई ऐसा जरूरत नहीं समझता हूँ। हाँ बस ठीक है, इसको एज ए डेरिवेशन आप कभी फ्री होके खुद करना चाहें तो आपको मजा आएगा कि भाई ठीक है, कुछ कैलकुलेशन में आपको, जैसे इन दोनों डेरिवेशन का यूज केवल इतना है कि आप इनको अगर ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर को मैनिपुलेट करना आपको आएगा, और कुछ यूज मुझे इतना खास इसका समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सर्कम सेंटर हो गया, और ये हमारे पास हो गया ऑर्थो सेंटर। बाकी का सेंटर और इन सेंटर सेंट्रोइड
और इंसेंटर की जरूरत आपको फ्रीक्वेंटली पड़ सकती है। एनीवे ये पार्ट खत्म हो गया। मैं देखता हूं कि अगर ये पार्ट कुछ सेव हो जाए तो। एक्चुअली जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ ना उसको, तो वो इतनी बड़ी फाइल होती है कि फट जाती है। मतलब जब मैं उसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट करके देखा हूँ, 2-4 बार ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बात बन नहीं पा रही है। तो उससे अच्छा है कि फिर वीडियो ही आप देख लें। चलो मैं देखता हूँ कुछ आ जाएगा तो इसमें। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। मैंने आपको समझा दिया है। अब हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं, थोड़ा कुछ नई चीजों पे बात करें। ये सब तो पहले भी बात हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा करके। कुछ अब ऐसा जो पहले हमने नहीं पढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं। सो ओके, सबसे पहले हमें पढ़ना होगा स्लोप। अब कार्टेशियन सिस्टम में तो आपने स्लोप पढ़ा था, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में स्लोप वाला टर्म अब आप पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी स्लोप को इंट्रोड्यूस किया गया है। पर हाँ, यहाँ पे इसका जो मीनिंग है, वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मीनिंग था उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये चीज आपको पता होगी, तो क्वेश्चंस क्लेम करते हुए आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यहाँ से थोड़ा लिंक बना के रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके लिए आप पिछले 3 हफ्ते से मेहनत कर रहे हैं। देखिए, स्लोप of a complex number, that is the slope of a complex number। तो पहले मैं ये समझाऊं कि स्लोप निकालते कैसे। मीनिंग तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन पहले हमें एक सारी चीजों को साइड से रखते हैं। सिंपली एक लाइन आपको दे रखी है और पूछा जाए कि इसका स्लोप मुझे बता दीजिए, तो जैसे वहां पे मैंने कहा था कि tan थीटा इज सेड टू बी द स्लोप, तो यहां भी तो कुछ ऐसा होगा ना कि भाई इसको स्लोप बोलते हैं। वही मैं समझाने जा रहा हूं। मान के चलिए ये मेरे पास एक लाइन है, दिस इज अ लाइन, और ये 2 पॉइंटों से पास करती है। पहला पॉइंट है Z1 और दूसरा पॉइंट है Z2। फर्स्ट पॉइंट इज Z1 एंड द सेकंड पॉइंट इज Z2। व्हाट इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट? मुझे गिवन लाइन का स्लोप रिक्वायर्ड है। तो स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या है? जैसे वहां पे tan थीटा था, यहां क्या करना होता है? अगर आपको इस लाइन का स्लोप चाहिए, ओमेगा से रिप्रेजेंटेड होता है, W नहीं है, ओमेगा है। थोड़ा सा इसको घुमा देंगे तो ओमेगा बन जाता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई पूछे कि यार मुझे आप गिवन लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप निकाल के दीजिए, अब इसका ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है इस पे अभी हम बात करेंगे, इसका क्या यूज है उस पे बात करेंगे। लेकिन स्लोप ये होता है भाई Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट की। फिर मैं बात कर रहा था कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक्चुअली क्या है। देखिए, जब आपने रियल स्लोप को स्टडी किया था, तो रियल स्लोप का मतलब होता था कि कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाती है उसकी टेंजेंट की वैल्यू, दैट इज द रियल स्लोप। लेकिन ये इंफॉर्मेशन ये आपको tan थीटा प्रोवाइड नहीं करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है कि मान के चलो ये मेरे पास एक लाइन है और यहाँ पे 2 पॉइंट है Z1 Z2, ये Z1 है और ये Z2। कोई भी लाइन, इस लाइन को सुनिएगा ठीक से जो मैं बोल रहा हूं, कोई भी लाइन अपनी मिरर इमेज से जो एंगल इंक्लाइंड करेगी, जो भी ये एंगल होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको उस एंगल को प्रोवाइड करता है। ये दोनों में अंतर है। यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल मिलता है और यहाँ पे इसकी मिरर इमेज से ये जो एंगल बनाएगा ये आपको पता लगेगा। मैं एक काउंटर एग्जांपल देता हूं, इससे शायद आपकी क्लियरिटी थोड़ी बढ़ जाए। आप ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 2 आयोटा। आसान डाटा मैंने इसलिए लिया है कि थोड़ा सा आप अपना दिमाग भी चला पाए कि हाँ यार ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया ना, तो ये जो पॉइंट है ये y इक्वल टू x के ऊपर लाई करता है, ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है। ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है। और अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, तो ये एंगल 90 डिग्री आता है। मैंने आपसे क्या कहा है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैनिपुलेशन अभी आपने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ये एंगल प्रोवाइड करेगा, ना कि ये वाला एंगल। एक बार चेक करते हैं कि ये बात सही है या नहीं। अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, मतलब कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालना है, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। अब देखते हैं कि Z1 क्या है। तो Z1 को मैंने 1 प्लस आयोटा ले लिया है, Z2 2 प्लस 2 आयोटा है, फिर नीचे कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा माइनस
2 माइनस 2 आयोटा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना सारा कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा है, ये सब कैलकुलेशन आपके लिए ओके होगी। नाउ इट इज 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा होता है, नीचे डिवाइडेड बाई, आप देख सकते हैं नीचे -1 आ रहा है और माइनस आयोटा और प्लस के 2 आयोटा, एक मिनट में फिर से चेक करूं, माइनस आयोटा और प्लस के 2 आयोटा, तो ये मैं गलत लिख रहा था, ये केवल आयोटा है ना। तो अब देखिए ये क्या आ रहा है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये ऊपर से मैंने ऊपर है -1 प्लस आयोटा, ये टर्म है ना, और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है माइनस, यहाँ भी कॉमन ले लिया 1 माइनस आयोटा से, ये हमने सबसे कैंसिल किया। फिर मैंने सोचा यार ये फॉर्मेट मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तब शायद मैं इसकी प्रॉपर स्टडी कर पाऊंगा कि ये एक्चुअली है क्या। अब ये बनता है 1 माइनस 1 प्लस के 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 के, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ लिखता हूँ 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 2 के, मैं ये बोल रहा था। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस टाइप की कैलकुलेशन फ्रीक्वेंटली आप कर ही रहे होंगे, तो ये सब तो समझ में आ ही रहा होगा। ये कटा और ये कटा, नाउ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज आयोटा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इन्फॉर्म करेगा कि वो एंगल कितना है। तो आयोटा का मतलब क्या है, आयोटा का मतलब है एंगल इज 90 डिग्री, और मैंने वही तो बोला था कि ये लाइन अपनी मिरर इमेज से जो एंगल बनाएगी, ये एंगल आपको पता लगेगा, ना कि ये वाला एंगल। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, मैंने केवल इंट्रोड्यूस किया है कि कॉम्प्लेक्स स्लोप का मतलब क्या है। अगर आपका कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप। सर इसको आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं? हाँ लिखिए ना, आयोटा को आप कैसे लिख सकते हैं, e रेज़ टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 लिख सकते हैं, तो एंगल सीधा सीधा पता लग गया, एंगल इज पाई बाय 2। तो मतलब सर स्लोप की बात करूं? नहीं देखिए, स्लोप का आर्गुमेंट के टर्म्स में एक्चुअली मैं शायद आपके क्वेश्चन को या तो मैं समझ नहीं पाया कि आपने क्या पूछा मेरे को। मैं जो जितना समझ पाया पहले मैं उसका जवाब देता हूँ, फिर अगर आपको लगे कि नहीं आपका क्वेश्चन अलग है तो आप दोबारा पूछिएगा। मैं अभी ये समझ पा रहा हूँ कि क्या इसे r इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये है 1 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 2, और ये इंफॉर्मेशन आपको बताएगा कि ये लाइन अपनी मिरर इमेज से एंगल कितना बना रहा है। अब चलते हैं जनरल बात, z1 माइनस z2 ओवर z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, इसको आप पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको, तभी तो आप उसे r इंटू ई की पर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिख पाएंगे। अगर आप आर्गुमेंट के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, इसका जो एंगल होगा, दिस एंगल इज नॉट दिस एंगल, ये कंप्लीट एंगल आपको देगा, ये मैं बोल रहा हूं। आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, हो सकता है मैंने शायद आपके क्वेश्चन को ठीक से समझा नहीं, आपने पूछा क्या है, आप रिपीट करेंगे तो शायद मैं दोबारा हाँ सर मैं वही सर बोल रहा था सर, स्लोप का जैसे सर tan थीटा में लिख सकते हैं सर, वैसे ही जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के स्लोप को आर्गुमेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं। देखिए, वेक्टर्स को अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए फीड करिए, शायद आप मेरी बात को समझ पाएंगे, है ना। अगर मैं आपको एक वेक्टर देता हूं, वेक्टर पे ध्यान दीजिएगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 मिनट के लिए दिमाग से निकाल दीजिए, आप सीधा वेक्टर पे चले जाइए, शायद आप जल्दी लिंक कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको एक वेक्टर देता हूं कि यार मेरे पास एक वेक्टर है i प्लस जे, ये वेक्टर इटसेल्फ 2 इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। कैसे कि भाई अगर आपको ये पता करना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द मॉड ऑफ दिस वेक्टर, देन यू विल गेट द मैग्नीट्यूड पार्ट। फिर मैंने कहा नहीं यार ये मुझे बताओ ये एंगल कितना रखता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल लगता है। तो फिर आप बोलेंगे यार ठीक है, मैं थोड़ा सा j अपॉन आई के कोएफिशिएंट का रेशियो निकाल लेता हूं, तो tan थीटा मुझे पता लग जाएगा। यानी कि आपने उसको थोड़ा सा और फर्दर मैनिपुलेट किया, तब जाके आपको उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से आप उसके मैग्नीट्यूड और एंगल को निकाल पाए। सिमिलरली ये जो z1 माइनस z2 ओवर z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट का इंफॉर्मेशन है, ये अगर ये ऑलरेडी r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है और आप अगर एंगल में इंटरेस्टेड है तो थीटा इज द एंगल, बट दिस एंगल इज फ्रॉम इट्स मिरर इमेज। तो अगर जैसे बाई चांस ये 60 डिग्री एंगल है तो आप बोलेंगे यार ठीक है, फिर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा। रहा आर्गुमेंट वाली बात, तो जैसा मैंने कहा कि इसको आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने कि इस केस में किया है। जैसे यहाँ पे आंसर तो मेरा ये आया था, लेकिन इसको क्लेम करने के लिए या तो पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगा, तब तो कुछ आइडिया दे पाऊंगा, या फिर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रट लूं मैं, तो वो तो मैं कर नहीं सकता। तो मैंने मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी
उसको और थोड़ा सा बारीकी से आपको स्टडी करना है, फिर आप उसके उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उसका मैग्नीट्यूड या फिर आर्गुमेंट क्लेम कर पाएंगे। ये इटसेल्फ आर्गुमेंट की फॉर्म पे लिखा जा सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, पर हर बार आ नहीं पाएगा ना, इसमें टाइम लगेगा। आप इसको भी उस फॉर्म में लाओगे, इसको भी उस फॉर्म में लाओगे, तो डायरेक्टली उस फॉर्म में हमने कोई रिजल्ट नहीं बना के रखा हुआ है, जरूरत नहीं पड़ती। आप बनाना चाहें बना सकते हैं, इस सबको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके लिए। अब बोलिए। यस सर। ठीक है ना, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी मैनिपुलेशन पे। या ठीक है, आपने मुझे ये तो बता दिया कि कॉम्प्लेक्स स्लोप का मतलब क्या होता है, थोड़ा ज्योमेट्री भी समझ में आ गई है कि वो अपनी मिरर इमेज से जितना एंगल बनाता है, ये एंगल आप मुझे जनरली प्रोवाइड कर देते हैं। अब चलते हैं कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं या फिर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनके स्लोप में रिलेशन क्या होता है। इट इज नॉट रियल स्लोप, इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्लोप, है ना। तो जरूरी नहीं है वो पुराने वाले रिलेशन ही जनरेट हो, नए रिलेशन आ सकते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पे मैं अब शुरू कर रहा हूं कि मान के चलिए मेरे पास ये एक लाइन है और एक ये दूसरी लाइन है। ये दूसरी लाइन है, देखने में पैरेलल नहीं लग रही है, लेकिन मैंने पैरेलल बनाने की कोशिश की थी, वो गलती से टेढ़ा हो गया। ये पहली लाइन है जो Z1 और Z2 से पास करती है, और ये दूसरी लाइन है जो Z3 और Z4 से पास करती है। ठीक, ओमेगा 1 फर्स्ट लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप है, तो ये होता है Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट की। ओमेगा 2 की अगर मैं बात करूं तो ये है Z3 माइनस Z4 ओवर Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z4 कॉन्जुगेट के। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये तो मैंने ऊपर ही समझाया कि भाई स्लोप कैसे निकालते हैं। अब मुझे करना क्या है, मुझे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को एक दूसरे से रिलेट करना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। वैसे तो ये सबसे आसान है, आप सीधा मतलब विदाउट एनी मैनिपुलेशन, आप सुनिएगा लास्ट लाइन को, विदाउट एनी मैनिपुलेशन किए ये तो समझ में आ रहा है भाई दोनों के स्लोप आपस में बराबर होने चाहिए। लेकिन अगर मैं यहां डायरेक्ट लिखूंगा तो परपेंडिकुलर को समझा नहीं पाऊंगा, तो मैं ऐसा प्रोसेस यूज कर रहा हूं जिससे पैरेलल और परपेंडिकुलर पे बात की जा सके। यहां तो आप डायरेक्टली इक्वल कर देंगे, लेकिन परपेंडिकुलर में क्या लिखेंगे, वहां फंस जाओगे। तो ऐसा कुछ करते हैं जो दोनों को आपको इजीली समझा पाए। ध्यान दीजिएगा। फिर एक बात बताइए, आप थोड़ा सोचिएगा फिर बताइएगा। मैं खुद जवाब दूंगा ना तो उससे क्या आप सुनेंगे केवल, मजा नहीं आएगा या फिर वो चीज समझ में ही नहीं आएगी। इन दो लाइनों के बिटवीन का एंगल की अगर मैं बात करूं, वो या तो 0 है या फिर पाई है। ये बात तो सही है ना आपके हिसाब से, पाई वाली बात भी समझ में आनी चाहिए, या 0 ही हो। यस सर। ऐसा है ना कि मतलब Z1 Z2 कुछ ऐसा मैंने कोई फिक्स पैटर्न तो लिया नहीं है। अगर Z1 मतलब मैं ये कह रहा था कि इस डायरेक्शन में अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को मेजर कर रहे हैं, सपोज ऐसे मेजर कर रहे हैं, तो इन दोनों के बिटवीन का एंगल 0 बनेगा। लेकिन अगर ये Z2 को मैं लेफ्ट में ले आऊंगा तो फिर एंगल पाई बनेगा, भाई दोनों के बिटवीन का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन रहेगा या तो 0 या फिर पाई। इज इट ओके फॉर यू? मतलब सबके लिए ओके होना चाहिए। यस सर। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैंने जो स्टेटमेंट दिया है वो क्लियर होना चाहिए आपको। यस सर, क्लियर। Yes, sir, clear. ओके, सो नाउ आई एम राइटिंग वन स्टेटमेंट। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, अदरवाइज मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैं ये लिख रहा हूँ, आप दिमाग में थोड़ा रोटेशन को रखिएगा ना, रोटेशन थ्योरम को रखिएगा। मैं इसको एक्सपेंड करूंगा अगर मुझे लगा कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है। अगर समझ में आ रही है तो हो सकता है इस लाइन से बात बन जाए। मैं ये लिख रहा हूं कि आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 ओवर Z4 माइनस Z3 इज इक्वल टू 0 और पाई। कंफर्म करिए। याद दिलाऊं, मैंने जब जैसे रोटेशन पढ़ा रहा था ना आपको, जाते जाते बोला था कि आज जाके रोटेशन के कुछ क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो ये 2-3 दिन के बाद वापस मेरे पास ही आ जाएगा पूरा का पूरा। आपने क्वेश्चंस अगर किए होते तो शायद इसे जल्दी समझ में आ जाता। ध्यान करिएगा, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। लेट दिस एंगल इज अल्फा। तो हम लोग क्या लिखते थे, Z1 माइनस Z2 ओवर Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ओवर, एक मिनट, so this is mod of
Z1 minus Z2 divided by mod of Z3 minus Z2 into e raised to the power iota alpha. This is a rotation theorem. ठीक, अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, Z2 माइनस Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z4 माइनस Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों के बिटवीन का एंगल कितना है, 0 या फिर पाई। तो मैंने क्या लिखा है कि भाई अगर मैं Z2 में, देखिए ये मेरा रफ वर्क है ना, अब मैं जो कर रहा हूँ वो रफ वर्क है। मैं तो चाह रहा था कि आपको ये लाइन सीधा समझ में आए, लेकिन नहीं समझ में आ रही तो मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। अभी मैं ये लिखूंगा कि भाई Z2 माइनस Z1 ओवर Z4 माइनस Z3 बराबर होगा Z2 माइनस Z1 ओवर Z4 माइनस Z3 इंटू ई रेस्ट टू द पावर आयोटा 0 और पाई। अब मेरे स्टेटमेंट को सुनो, मैंने भी तो यही बात लिखी है कि यार ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो आर्गुमेंट है वो या तो 0 होगा या पाई होगा। अब तो कंफर्म करो। यस सर। यस सर। है ना, आई होप सो कि अभी ये समझ में आ गया होगा। तो रोटेशन को मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, आई होप सो कि नाउ इट इज क्लियर। अब मैं अपने स्टेटमेंट पे आ जाता हूँ। देखिए मैंने ये लिखा हुआ है कि यार इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को दोबारा नोट करता हूँ जिससे आपकी क्लियरिटी बढ़ा पाऊं मैं। Z2 माइनस Z1 ओवर Z4 माइनस Z3 इज इक्वल टू 0 और पाई। क्या इसके बाद कोई स्टेटमेंट है देने के लिए? अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 या पाई होता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या प्रॉपर्टी होती है? मैंने कहा था थोड़ा सा इंटरेक्शन अगर आप कर लेंगे तो मेरे को समझाने में आसानी हो जाएगा। वन वे से ये समझ में आएगा नहीं, आप कितना भी हाँ हाँ करेंगे कि आ रहा है समझ में, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कोई ऐसी प्रॉपर्टी है अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 या पाई है तो वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर होता है या कॉन्जुगेट के नेगेटिव के बराबर होता है? ऐसा कोई स्टेटमेंट पढ़े हो आप? नहीं पढ़े हो? यस साहिल कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ बोलो। सर, पढ़े सर। हाँ तो बताइए ना क्या है वो स्टेटमेंट। सर कोई और complex बताना चाहे? वो मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा। यस, आपने शायद उसे क्लियरली बोल नहीं पाए। मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या बोलना चाहिए था। देखिए अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 है मतलब वो राइट साइड में कहीं पे होगा, और आर्गुमेंट पाई है तो लेफ्ट साइड में कहीं होगा। इट मींस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने रियल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर होता है। इसको हम काफी यूज किए हैं भाई क्वेश्चन में। मैं अब शायद आपको थोड़ा तो फीलिंग आनी चाहिए कि मैं बार बार क्यों आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन करते रहिए। आप जितना ज्यादा इन सबको यूज करेंगे ना उतना ज्यादा आपके दिमाग में फीड होगा। हम वो नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन थोड़े कम करें इसलिए थोड़ा सा मजा कम आ रहा है। तो Z2 माइनस Z1 ओवर Z4 माइनस Z3 मस्ट बी इक्वल टू Z2 माइनस Z1 ओवर Z4 माइनस Z3 का कॉन्जुगेट। हम ऐसा लिख सकते हैं। और अगर मैंने ऐसा लिखा है तो मैं फर्दर इसे मैनिपुलेट कर रहा हूं। मैं इसे लिख सकता हूं Z2 माइनस Z1 ओवर Z4 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z4 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट के। इसको ऐसे शिफ्ट किया मैंने, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आता हूं। Z2 माइनस Z1 ओवर Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट बराबर Z4 माइनस Z3 ओवर Z4 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट के। और ये कौन है? इसको तो हम जानते हैं, ये ओमेगा 1 है। और ये कौन है? दिस इज ओमेगा 2, दिस इज ओमेगा 2। तो जैसा मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बोला था कि मैं इस बात को डायरेक्ट लिख सकता था, पर डायरेक्ट लिखने से आपको लगता तो सही ठीक है ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर होगा, लेकिन परपेंडिकुलर या किसी अनदर केस में आपको मजा नहीं आता। एनीवे, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप आपस में इक्वल होता है, मतलब ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 के बराबर होता है। जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि m1 इज इक्वल टू m2 इफ द लाइंस आर पैरेलल। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की। ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है और ये आपका Z4 है ना। ये Z1, ये Z2, ये Z3, Z4।
और ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप में से किसी को दिक्कत है तो पूछिएगा, और अगर आपको समझ में आएगा तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। मैं ये लिख रहा हूं कि आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z4 ओवर Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू π/2 और माइनस π/2। आप आराम से सोचिए, बताइए मुझे कि ठीक है या नहीं। नहीं ठीक है तो मैं हेल्प करूंगा, पर कोशिश करिए कि आपको समझ में आ जाए ये वाली बात, और क्या है। शुभम जैन बताइए कुछ। हाँ साहिल आप भी यस क्लियर है? सर, यस सर। क्लियर है, ठीक है। शुभम यस सर। आपको आ रहा है समझ में? थोड़ा सा बताना चाहेंगे कैसे आ रहा है ये चीज, मतलब क्यों π/2 या माइनस π/2 हम ऐसा लिख सकते हैं? सो वो रोटेशन थ्योरम था। वही रोटेशन से ना, रोटेशन से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। मैं लिखना तो नहीं चाहता हूं, पर मेरा टारगेट है कि मैं आपको हर चीज समझाऊं, लेकिन वो आपके इन्वॉल्वमेंट से ही पॉसिबल है, मेरे केवल बोलने से नहीं। एनीवे मैं लिख रहा हूँ Z3 माइनस Z4 ओवर Z1 माइनस Z2 बराबर होगा Z3 माइनस Z4 ओवर Z1 माइनस Z2 इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा π/2 और ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा π/2, डिपेंडिंग की क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं। मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि क्लॉकवाइज आप ले रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, उसके हिसाब से ये क्लेम करना होता है। तो मैंने ये लिखा है कि भाई जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्लेम करने जा रहे हैं, जिस पे स्टडी कर रहे हैं, उसका आर्गुमेंट या तो π/2 होगा या -π। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो अब चलते हैं अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट π/2 है या -π/2 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कितने के बराबर होता है, कोई बताएगा? वो उसको क्या लिखा जा सकता है कॉन्जुगेट के टर्म्स में? हाँ सॉरी, वो बीच में एक कॉल आ गया था। एनीवे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि कॉन्जुगेट के टर्म्स में अगर कोई स्टेटमेंट देना है तो वो स्टेटमेंट ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के नेगेटिव के बराबर होता है। ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, मैंने शुरू में काफी मेहनत की थी इनके ऊपर कि आपको अच्छे से आ जाए, और मैंने कहा भी था कि इनका यूज आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Z3 माइनस Z4 ओवर Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z4 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इसे मैनिपुलेट करता हूं तो Z3 माइनस Z4 ओवर Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z4 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। और ये हमारा है ω1 और ये हमारे पास है ω2। सो द कंडीशन इज ω1 प्लस ω2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ प्रोडक्ट पे स्टेटमेंट नहीं है, एडिशन पे स्टेटमेंट है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका स्लोप अगर ω1 है और इसका स्लोप अगर ω2 है तो ω1 प्लस ω2 मस्ट बी इक्वल टू 0। और इन केस दे आर पैरेलल, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ω1 मस्ट बी इक्वल टू ω2 के। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, अदरवाइज फिर मैं आगे मूव करूं। शुभम जैन कोई डाउट है बेटा आपको? नो सर, क्लियर है। क्लियर है।
बाकी के लोग भी यार अपना माइक वगैरह ठीक करा लो, इतना मतलब बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं आता है माइक, अगर पॉसिबल है तो माइक को ऑन कर लीजिए, है ना। माइक को ऑन करने से फायदा ये होता है कि आप अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव बनेंगे तो अच्छा लगेगा, आप सीखेंगे। वन वे लिसनिंग से मैं बता रहा हूँ कुछ भी फायदा नहीं होने जा रहा है ना। आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो लिसनिंग है केवल आप सुनते रहिए, उससे कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो आप कोशिश करिए इन्वॉल्व होने की क्वेश्चंस में, और शायद आपको अच्छा ना लगे लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अपनी बॉल पेन चलाइए ज्यादा से ज्यादा, टीचर की बॉल पेन कम चलनी चाहिए। टीचर अगर ज्यादा बॉल पेन चला रहा है ना तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। वो बस केवल ये है कि हाँ ठीक है काम चल रहा है, हम सिलेबस खत्म कर रहे हैं, हमें सिलेबस नहीं खत्म कर रहे हैं, हमें सीखना है। और सीखने के लिए जिसको सीखना है उसको इन्वॉल्व होना जरूरी है। हम किसी को ऐसे नहीं सिखा सकते कि डेली में एक वीडियो लेक्चर उसको दे दूं और उसको 100 बार देखने के लिए बोल दूं। मैं बता रहा हूँ वो 101 बार में भी काम नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बार सुनने के बाद अगर वो 2-4 बार भी प्रैक्टिस कर लेता है तो उसे 100 बार देखने की जरूरत नहीं है। शायद वो तीसरे या चौथे राउंड में बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। होता क्या है कि जब हम सुनते हैं ना तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि ठीक है ना वो सामने वाला बंदा कर रहा है तो बस ठीक है वो ठीक कर ही देगा, हमें केवल नोट कर रहे हैं या बाद में समझ लेंगे। लेकिन जब आप खुद से इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आप देखते हैं कि कहाँ मैं बार बार फंस रहा हूँ और शायद मैं उसमें आपको हेल्प कर पाऊँ। कोई बात नहीं है, खैर मैंने ये आपको समझा दिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप घर जाके क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। इस वीडियो लेक्चर को मैं ऑन भी कर दूंगा आज, तो आप घर जाके एक बार दोबारा भी देख सकते हैं अभी, लेकिन काफी सारा पोर्शन बाकी है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। देखिए, तो मैंने स्लोप को आपको समझा दिया, मेरा फाइनल कमेंट हो चुका है कि भाई ठीक है स्लोप क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये मैंने बताया। मैंने ये बताया कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप आपस में सेम होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स स्लोप सेम होंगे। और अगर लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का सम 0 होता है। हो सकता है ये सेकंड वाला स्टेटमेंट कुछ नए रिजल्ट जनरेट करने में आपको हेल्प करे। अब चलते हैं आगे। मैं देखता हूं इसको भी सेव करने की, थोड़ा सा छोटी फाइल होगी ना तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि शायद आपको क्लियरली दिखेगा। जितनी बड़ी फाइल हो जाती है उतना ज्यादा वो ब्लर होना शुरू हो जा रही है, मतलब मैंने जितनी बार ट्राई किया है। एक बार आज कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे पेजेस को सेव करूं। Okay, now listen. So now we are moving for the third point and that is the straight line. Straight line की क्वेश्चन ड्राइव करनी है। आप धीरे धीरे रियलाइज करेंगे लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब आ जाएगा। ठीक है, देखिए So we are going to discuss the equation of a straight line in the Euler's plane। कि मतलब Euler's plane में सपोज कोई एक लाइन है और आपको उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे आप उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको शुरू करने से पहले मेरी ये वाली जो बात है इसको ठीक से सुनिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद ही आप सुनना शुरू करिएगा। मैं इसकी इक्वेशन को ड्राइव करके दूंगा, एक रिजल्ट आ जाएगा, मैं बोलूंगा अब इसे याद कर लीजिए। ट्रस्ट मी, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद जैसे ही एक आध चैप्टर आप और पढ़ेंगे ये पूरी इक्वेशन आपके दिमाग से गायब हो जाएगी, आपको याद ही नहीं रहेगी कि वो इक्वेशन क्या थी। मतलब कुछ केसेस में याद रह सकती है कि आपको रहे ये बात याद कि मैंने बोला था कि भूल जाओगे तो आप उसे याद कर लें। मतलब 10 में से 5 से 6 लोगों को भूल जाते हैं कि यार वो लाइन की इक्वेशन क्या थी, जैसे 2-3 चैप्टर निकलेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रिजल्ट नहीं है जो मैं ड्राइव करूंगा, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इसका डेरिवेशन। होता क्या है कि जब मैं ईलर्स प्लेन में या कॉम्प्लेक्स नंबर में जब कोई काम कर रहा हूँ, किसी ज्योमेट्री पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो भले मुझे रिजल्ट याद ना हो लेकिन वो प्रोसेस अगर याद है तो प्रोसेस ज्यादा कंफर्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू इसके रिजल्ट के। रिजल्ट अभी कंफर्टेबल लगेगा, बस यहाँ वैल्यू डालनी है, सीधा लाइन की क्वेश्चन आ गई, जैसे स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है। मैं पता है क्या कहना चाह रहा हूँ, मान के चलो मेरे पास ये स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन है m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ये कुछ नया नहीं है आपके लिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस टाइप का एक फॉर्मेट अभी आपको देने जा रहा हूँ। उसको थोड़ा जनरेट करने में भले मुझे टाइम लग जाए लेकिन मैं ऐसा फॉर्मेट दे दूंगा। उस वक्त आपको ये फीलिंग आएगी कि हाँ बस मजा आ गया, पॉइंट सर आप दे दीजिए, एम दे दीजिए, देखिए लाइन की इक्वेशन तो मैं निकाल सकता हूँ ईलर्स प्लेन में।
पर वो रिजल्ट याद नहीं रहेगा, रिजल्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी मैं लेके आऊंगा तब आपको खुद ही फीलिंग आ जाएगी। तो बेटर ये रहेगा कि जैसे मैंने इस इक्वेशन को ड्राइव किया था ना, वैसे ही अगर मैं कोई क्वेश्चन फेस करता हूं तो मैं उसको ड्राइव करके लाइन की क्वेश्चन निकाल के दे दूंगा, जिससे मुझे रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते ये मेथड आपको समझ में आ जाए। ध्यान दीजिए। सो द हेडिंग इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, है ना, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन में निकालने जा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग through 2 points। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन में निकालने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए। ये सपोज मेरे पास एक लाइन है, एक बार मैं देखता हूं कि हाँ, मैं आपको शायद बीच में ये बात बोल रहा था यार, थोड़ा सा अपना माइक वगैरह ठीक कर लीजिए, चैट बॉक्स में भी कुछ डालिए जिससे मुझे पता लगता रहे कि आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही हैं। तो मैं देखा हूं कि काफी लोग तो मौजूद हैं। एनीवे, देखो मैं तो यहाँ समझा रहा हूँ, मैं शायद आपको जल्दी अपनी बात समझा दूंगा, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो पूछिएगा। मेरा काम 2 लाइन का है, लेकिन उन 2 लाइनों में कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया, आपको लगा कि हाँ ऐसे करके आंसर आ जाएगा, तो फिर वो आगे क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। चलिए आप ध्यान दीजिए। ये एक लाइन है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2। मैंने जैसे आपसे कहा कि इसमें प्योर कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट ही है और कुछ भी नहीं है, मतलब लिखने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं सीधा आंसर लिखूंगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्या वो आपको बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोकस पे काम करते थे, तो लोकस के लिए एक वेरिएबल पॉइंट आप x, y लिया करते थे, शायद आपको याद आ गया होगा। ऐसे ही ईलर्स प्लेन में अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करना है, कोई वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, तो उसको z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात तो मैंने पहले भी बताई थी। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 ओवर z माइनस z2 इज इक्वल टू 0 और पाई। खत्म। यस सर। साहिल आ गया सुन में? यस सर। सर इसमें भी सेम वही जो आपने पैरेलल वाली कंडीशन थी वही लगा दी है मैंने दोबारा से। भाई z माइनस z1 की बात करें और z माइनस z2 की बात करें, तो इनके बिटवीन का एंगल या तो 0 बनेगा, और z को अगर आप लेफ्ट में ले आओ तो वही एंगल पाई बना लो आप ज्यादा से ज्यादा, और क्या करोगे, लेकिन बनेगा 0 या पाई ही। अब वो चीज मैं बता रहा हूं जो शायद आपने सोच ली होगी, लेकिन अगर नहीं सोची है तो आप थोड़ा सा सुनिए मेरी बात। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे कहीं लाई कर रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकता। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। ये सबसे काम की बात है इसमें कि केवल और केवल लाइन के ऊपर के जितने भी इलर्ट्स फॉर्मेट के एफिक्स हैं, इलर्ट ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब तो इसको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि यहां से मैं एक पॉइंट ले लूं, यहां से पॉइंट ले लूं, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। रीजन, ये माइनस ये और ये माइनस ये के बिटवीन का एंगल 0 और पाई नहीं है, और ना ही इसके लिए। तो मेरा डायग्राम खराब हो गया, मैं उसे ठीक कर दूंगा, वो उसके लिए परेशान मत होइए, मैं दोबारा भी लिख दूंगा। लेकिन ये बात समझाने के लिए थी कि ये एंगल 0 और पाई नहीं हो सकता, ये एंगल 0 और पाई नहीं हो सकता। अगर आपको 0 पाई एंगल चाहिए तो केवल और केवल लाइन के ऊपर के पॉइंट ही कंसीडर कर सकते हो। तो पहले तो ये कंसेप्चुअली समझ में आनी चाहिए। पर ये फॉर्मेट है उसके लिए कि भाई ठीक है, मेरे को कंसेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन जब आप अपना पैकेज चेक करेंगे तो वहां पे ये वाला फॉर्मेट तो लिखा ही है, पर केवल ये फॉर्मेट नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने बड़ा सा एक्सप्रेशन बना के दिया है, वो मैं भी बना रहा हूं, पर मेन कंसेप्ट यही था। चलिए अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि मेरा डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ कि ये क्या है प्रॉब्लम। कि ये Z1 है, ये Z2 है, और ये आपका Z है। मैंने क्या लिखा? आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 ओवर Z माइनस Z2 इज इक्वल टू 0 या फिर पाई होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं ना कि Z माइनस Z1 ओवर Z माइनस Z2 इज इक्वल टू Z माइनस Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z माइनस Z2 के
कॉन्जुगेट के बराबर होगा। ये बात भी सही है, क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक, तो यहाँ पे अब इसमें बचता है मैनिपुलेशन। देखते हैं कि क्या मैनिपुलेशन होगा। z माइनस z1, ये जो मैनिपुलेट कर रहा हूं, ये इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मैं आपको बोलूंगा कि इसे याद कर लीजिएगा, लेकिन वो आपको देखने में इतना गंदा लगेगा कि यार इसे कौन याद करेगा। तो इसलिए मैंने बोला है कि वो जो कंसेप्ट मैंने यूज किया है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उससे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। एनीवे, मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मेट आपको पैकेज में दिखाई देगा। z का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट इनटू z माइनस z2 के, ऐसा मैंने इसे लिख दिया है। थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। ये आ रहा है मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर माइनस z इंटू z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 इंटू z कॉन्जुगेट प्लस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर माइनस z2 इंटू z कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट इंटू z प्लस z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 के। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये मॉड ऑफ z स्क्वायर से मॉड ऑफ z स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो गया। अब मैं इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा, अब ध्यान देते रहिएगा। सबसे पहले z को इकट्ठा करते हैं। z को इकट्ठा करके मैंने लिखा, ये z आपको नजर आ गया होगा, z को इकट्ठा करके मैंने लिखा z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट की। फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं z कॉन्जुगेट को इकट्ठा कर लेता हूं। z कॉन्जुगेट को अगर मैं इकट्ठा करता हूं तो ये बनेगा z2 माइनस z1। फिर क्या किया, ये मिटाई दूं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ये बाद में परेशान करेगा। ओके, सो z कॉन्जुगेट के साथ क्या था, मैं इसे दोबारा लिखता हूं। z कॉन्जुगेट के साथ है z2 माइनस z1 के। दिस इज यस, z कॉन्जुगेट और z2 माइनस z1 की। इसके बाद मुझे लिखना था प्लस के z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट और z2 एंड दैट इज इक्वल टू 0 की। वैसे मैं चाह रहा था कि मैं ये वाली कैलकुलेशन आपसे करवाऊं, तो थोड़ा थोड़ा बॉल पेन आपकी चलती रहेगी, पर कोई बात नहीं है, मैंने कर दिया है। मैं अगली बार से लेकिन आपको काम दूंगा करने के लिए। ये लाइन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लियर होगी। इस लाइन तक मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे जाना है, कम से कम 3 लाइनें आगे और जाना है, तब जाके मुझे कुछ काम का फॉर्मेट नजर आना शुरू होगा। z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट प्लस z कॉन्जुगेट माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो और ये बनेगा z1 माइनस z2 प्लस z1 z2 कॉन्जुगेट। ये टर्म को शायद आप ध्यान दे रहे होंगे और मैंने इसको चेंज कर दिया है। मैं इसे कर रहा हूँ z1 z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे तो ये टर्म जनरेट होगा जो ऊपर लिखा हुआ है। मतलब इसको सॉल्व करने पे ये टर्म आपको मिल जाएगा। तो आई होप सो कि इट इज क्लियर। चलिए फिर से आगे बात करते हैं। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैंने इसमें है ना एक मल्टीप्लाई करना है, और क्यों कर रहा हूँ ये मैं बता दूंगा, लेकिन जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना वो थोड़ा अजीब सा डाटा लगे। यार ये क्यों आपको ऐसे चमका कि भाई इस डाटा का मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, ये दिमाग में कुछ ना आ सकता है। पर ये मल्टीप्लाई करने से मेरा फॉर्मेट बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसको मैं याद रख पाऊंगा। मैं इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ माइनस के आयोटा का, ध्यान देते रहिएगा, है ना। तो एक लाइन मैं यहाँ बचा ले रहा हूँ और अगली लाइन में मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको याद रहे कि मैंने माइनस आयोटा से इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप ध्यान दीजिए, ये बनेगा z माइनस आयोटा z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट के, माइनस प्लस कर देता हूँ z कॉन्जुगेट एंड दिस इज, एक मिनट थोड़ा सा, यस ओके, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो z कॉन्जुगेट आयोटा और z1 माइनस z2 के, मैंने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया है इसको। हाँ ठीक है, तो माइनस प्लस हो सकता है, बिल्कुल प्लस की माइनस आयोटा इंटू z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ब्रैकेट क्लोज एंड दैट इज इक्वल टू 0।
अब मुझे थोड़ा सा आप हेल्प करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी का तो मैं डायरेक्ट कर भी दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, एक बार देख लूं कि क्या रिजल्ट आपको याद रखने के लिए बोला गया है। मेरे हिसाब से प्लस आयोटा से बात बन जाता है, ये माइनस आयोटा में हटा देता हूँ, प्लस कर दीजिए, इससे बात बन जाएगी। तो अगर मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन वही है कि थोड़े से आपने काम अगर इस पे अच्छे से किया है तो फिर ये क्लियर हो जाता है तुरंत। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले मैंने माइनस आयोटा से किया था, लेकिन मैंने अभी प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया। एक लाइन में और बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा ये दिमाग में फीड नहीं हो रहा होगा अभी, मैं इसको ठीक से लिख के देता हूँ। z और एक ब्रैकेट डालता हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन, आयोटा z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट प्लस z डैश माइनस आयोटा z1 माइनस z2, ठीक है, और हाँ ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस के आयोटा z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल सही फॉर्मेट आ गया है। अब मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो मैंने अल्फा को, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा से रिप्लेस करने जा रहा हूं, यानी अल्फा की वैल्यू है माइनस आयोटा इंटू z1 माइनस z2 की। तो ये जो डाटा है, ये वाला जो लेफ्ट में डाटा है, ये इसका कॉन्जुगेट है, आप चेक करिए, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं तो माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आयोटा और z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट आएगा z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट की। मतलब ये डाटा अगर अल्फा है तो ये डाटा अल्फा कॉन्जुगेट है, मतलब ये z अल्फा डैश प्लस के z डैश अल्फा प्लस। आप में से क्या कोई मुझे समझा सकता है कि ये नंबर रियल नंबर क्यों होगा? इज ए प्योर रियल नंबर, ये मैं ऐसा बोल रहा हूं। अगर आयोटा नहीं होता तो ये रियल नंबर नहीं होता, फिर ये इमेजिनरी नंबर होता, लेकिन मुझे यहाँ रियल नंबर रिक्वायर्ड था, इसलिए मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया था। आप एक बार ध्यान दीजिए और बताइए कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि इट इज ए रियल नंबर। यस सर। यस सर। थोड़ा सा आइडिया दे पाएंगे कुछ, कैसे कैसे थोड़ा सा बताइए शुभम। सर वो उसका जो रियल पार्ट है सर वो कैंसिल हो जाएगा सर, इमेजिनरी पार्ट बचेगा फिर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कॉन्जुगेट को जब माइनस करते हैं तो वो 2 आयोटा y का फॉर्मेट बनाता है, और बाहर एक आयोटा है तो वो उसे रियल नंबर में कन्वर्ट कर देगा। आई होप सो समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज c इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मेट आपके पैकेज में दे रखा है कि दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्टेट लाइन। अब इसके साथ दिक्कत क्या है? दिक्कत इसके साथ ये है कि ये फॉर्मेट केवल याद करने से बात नहीं बनेगी, इसमें दिक्कत ये रहती है कि अब वो पूछेगा ना यार फिर अल्फा और अल्फा डैश और सी क्या है, फिर हमें बताना पड़ता है कि अल्फा है सर माइनस आयोटा इंटू z1 माइनस z2 के, अल्फा डैश है आयोटा इंटू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 के, और सी मेरे पास है आयोटा z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट z2 के। तो साथ में ये 3 इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी, तब जाके आप किसी लाइन की क्वेश्चन लिख पाएंगे। जैसे मान के चलो कोई आपको बोलता है कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 2 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा से पास करता है, तो ये आपका z1 है, ये आपका z2 है। पहले आप अल्फा निकालेंगे, फिर आप अल्फा डैश निकालेंगे, फिर आप सी निकालेंगे, और ये तीनों वैल्यूज को उठा के यहाँ 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 जब डालेंगे तब जाके आपको लाइन की जनरल इक्वेशन मिलेगी। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इस सब झंझट से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखिए मैं आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका बताता हूँ। एक तो मैंने ऊपर सिखा दिया, भाई आप जनरल इक्वेशन याद रखिए, अल्फा अल्फा डैश सी की वैल्यू डाल के आंसर निकल आएगा आपका। मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन ये है कि मान के चलो ये एक पॉइंट है 2 प्लस 3 आयोटा, दूसरा पॉइंट है 1 माइनस आयोटा, और किसी ने कहा यार आप इस लाइन की इक्वेशन बताइए। मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है, मैंने यहाँ पे इसको जेड एज्यूम किया और मैंने ये बोला कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 माइनस आयोटा ओवर z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 या फिर पाई होगा। आपको याद होगा ये फर्स्ट लाइन थी। इसके बाद z माइनस 1 माइनस आयोटा, सॉरी ये लाइन हटा देता हूं, z माइनस 1 माइनस आयोटा ओवर z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा
बराबर होगा z माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू कॉन्जुगेट अपॉन z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इंटू कॉन्जुगेट। अब देखिए इसके बाद मेरे से मत करवाइए, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आएगा ना वो यही वाला रिजल्ट आएगा जो आप यहाँ पे वैल्यू डाल के लाने वाले थे। मेरे Yes, हिसाब से sir. ये ज्यादा कंफर्टेबल है विद रेस्पेक्ट टू कि आप वो पूरा फॉर्मूला याद करें। अगर आपको क्लियर हो गया है तो हम आगे बात कर सकते हैं या फिर मैं आगे फिर से समझाऊं कुछ, बोलिए। No, sir, clear है. क्लियर है, चलिए। सो दिस इज अ मेथड, आई थिंक ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैं इससे बेटर तरीका वैसे देने जा रहा हूँ जो मैंने अभी बताया है, उससे भी अच्छा तरीका हमारे पास है। लेकिन प्लीज ये जो मैंने अभी लास्ट में किया है ये अप्रोच आप यूज कर सकते हैं, आपको इसके लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। दैट इज जेड अल्फा डैश। बाकी का ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। जैसे आपको याद होगा कि कार्टेशियन सिस्टम में जनरल इक्वेशन क्या होती थी, ax प्लस के by प्लस c बराबर 0। तो ईलर्स प्लेन में जनरल इक्वेशन होती है जेड अल्फा डैश प्लस के जेड डैश अल्फा प्लस के c बराबर। दिक्कत ये है कि अल्फा और अल्फा डैश और c आपको याद रखने पड़ेंगे। तो मैंने दोनों बातें समझा दी हैं, मैं थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूं, ध्यान देते रहिए। एक लाइन है z अल्फा डैश प्लस के जेड डैश अल्फा प्लस के c बराबर 0। द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ द लाइन इज ओमेगा इज इक्वल टू माइनस अल्फा ओवर अल्फा डैश की। आप इसे याद रख सकते हैं। मैं इसको ड्राइव भी कर देता हूं। ड्राइव करने के लिए बस मुझे पेज को ऊपर लेके जाना है, फिर आप मेरे से पूछेंगे नहीं कि ये बात क्यों सही है। देखिए जरा यहाँ पे ये अल्फा है, ये अल्फा डैश है, दोनों को डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ऊपर है z1 माइनस z2, नीचे है आयोटा z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट के, और एक माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है नीचे फॉर्मूले में। ये कटा और ये क्या है, ये ओमेगा 1 ही तो है, मतलब कॉम्प्लेक्स स्लोप ही तो है। तो अब शायद आपको वो नीचे समझ में आ गया होगा जो रिजल्ट मैंने लिखा है कि अगर मेरे पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन है z अल्फा डैश प्लस के z डैश अल्फा प्लस के c बराबर 0, और अगर आपको इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप रिक्वायर्ड है तो ये होता है माइनस अल्फा ओवर अल्फा डैश के। अगर आप बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? Yes, sir. ठीक है। नाउ वी आर गोइंग सम न्यू आइडियाज, गोइंग फॉर सम न्यू आइडियाज जिसको देख के आपको मजा आएगा कि यार ये तो बात बन गई हमारी। किसी ने आपसे कहा कि मैं एक लाइन देता हूं जनरल फॉर्म में, ये थोड़ा सा पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालने जा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, ये मैं निकालने जा रहा हूं। तो ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी निकाली थी, यहां भी जरूरत पड़ेगी आपको कुछ अच्छे क्वेश्चनों में, तो आप ध्यान दीजिए। मान के चलिए मेरे पास एक लाइन है जेड अल्फा डैश प्लस के जेड डैश अल्फा प्लस के c बराबर 0। मुझे अच्छा लगेगा कि आप में से कोई मुझे सजेस्ट करे कि हाँ ये बात सही तो है। किसी ने कहा कि इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन बताइए, तो मैंने कहा यार देखिए इसके लिए तो मुझे कुछ लिखना ही नहीं है, बस आप सोचिएगा कि क्यों ये बात सही है। द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन टू द गिवन लाइन इज, दैट इज z अल्फा डैश प्लस के z डैश अल्फा प्लस k बराबर 0। Yes, sir. भाई दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, तो आप पहली लाइन का स्लोप निकाल लो, वो माइनस अल्फा ओवर अल्फा डैश है, दूसरे का भी वही स्लोप है, बस कांस्टेंट टर्म आपका चेंज हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। पूछा कि यार इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताइए, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मुझे बतानी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पे प्लीज आप ध्यान देते रहिएगा, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा हूं, आप प्लीज फिर से ठीक से सुनिए। ये लाइन इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये है। मुझे इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बतानी है, मतलब एक लाइन बतानी है, लेट ये है जेड अल्फा डैश प्लस के जेड डैश अल्फा प्लस के c बराबर 0, और मुझे ये लाइन की इक्वेशन चाहिए जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव होता है।
याद है आपको वो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बराबर 0। सपोज ओमेगा 1 आपके पास है तो ओमेगा 2 जस्ट उसका नेगेटिव होगा ना, अगर वो लाइन परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव ऑफ ओमेगा 1 होना चाहिए। यानी कि इस लाइन के अगर आपको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए, देन द इक्वेशन इज z अल्फा डैश माइनस z डैश अल्फा प्लस p बराबर 0 वेयर p बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कंफर्म करें। अगर नहीं समझ में आएगा मैं फिर से समझाऊंगा। Yes, sir. किसी को कोई Yes, डाउट sir. है तो आप पूछ लीजिए बेटा। मैंने पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों सीधा लिख दिए हैं, ये मान के कि शायद आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया है। बाकी का मैं फिर से बता देता हूँ कि क्यों मैं ये जस्टिफाई कर सकता हूँ कि ये पैरेलल और परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम है तो ऑब्वियसली ये पैरेलल होगी। इसका स्लोप आप चेक करिए, ये जो येलो वाली लाइन है इसके स्लोप की बात करूं तो ये कितना है, ये है मेरे पास द स्लोप इज ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के अल्फा ओवर अल्फा डैश के, ये पहली लाइन का स्लोप है। इसका स्लोप निकालिए, ये अल्फा ओवर अल्फा डैश है और दोनों का सम कितना आ रहा है 0, मतलब ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो फाइनल कमेंट अगर मैं करता हूं, तो फाइनल कमेंट के लिए मान के चलिए मेरे पास एक लाइन है z अल्फा डैश प्लस के z डैश अल्फा प्लस के c बराबर 0। पैरेलल लाइन की बात करूं तो पैरेलल लाइन होगी z अल्फा डैश प्लस के z डैश अल्फा प्लस के c1 बराबर 0। और अगर मुझे परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन चाहिए तो ये होगी z अल्फा डैश माइनस के z डैश अल्फा प्लस k एंड दैट इज इक्वल टू 0 के। क्या मैं आगे मूव करूं अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई है तो? सर वो C1 और K की वैल्यू सर कैसे होगी सर? एक बात बताओ बेटा मुझे, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये मेरे पास एक लाइन है और आप मुझे इस लाइन के पैरेलल लाइन की क्वेश्चन बताइए, क्या वो यूनिक लाइन होगी? पहले तो ये बताओ। तो मतलब उसमें डिफरेंस क्या रहेगा सर वो C से? ये C1 कंडीशन देना पड़ेगा ना यार, अगर ये इस लाइन के पैरेलल लाइन की क्वेश्चन बतानी है तो ऐसे तो इनफाइनाइट लाइनें होती है। जब तक आप मुझे दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं दोगे कि मान के चलो ये 0,0 से भी पास करती है तो 0,0 इसको फॉलो करेगा तो C1 नहीं आएगा। यस सर। बेटा दूसरी कंडीशन के बिना पैरेलल और परपेंडिकुलर कैसे आ जाएगा? मैं अगर आपसे बोलूं कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन बताइए, क्या वो यूनिक लाइन है? यूनिक लाइन तो नहीं है, दे आर इनफाइनाइट लाइंस। तो जब तक आप कोई स्पेसिफिक कंडीशन मुझे नहीं देंगे मैं कैसे बताऊंगा कि k की वैल्यू क्या है? तो वो क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा कि वो ये कंडीशन मेंटेन करता है या वो कंडीशन मेंटेन करता है, देन वी विल गेट द आंसर। चलूं मैं आगे? यस सर। ठीक। नेक्स्ट, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है आपको। देखिए आज काफी ज्यादा थ्योरी है, थोड़ा सा और पार्ट बचा हुआ है, आप प्रॉपर्ली सुनते रहिए। जैसे मैंने कहा कि मैं इसका वीडियो ऑन कर दूंगा, आपको जितनी बार देखना है देख लीजिएगा 2 दिन में, है ना। मेरे हिसाब से अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो वहां से दोबारा देखेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, पर ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपका ये वाला पोर्शन क्लियर नहीं हुआ तो कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। दैट इज अ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लेकिन इसमें केवल 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग होता है, इतना भी ध्यान रखिएगा। आगे जितना एक्स्ट्रा होगा वो सब रिकॉर्ड नहीं होगा, शायद आपने ये फील किया भी होगा। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इस पे बात करते हैं। चलिए देखिए, अगर आपको लाइन की क्वेश्चन निकालनी है तो पीछे मैंने जो मेथड सिखाया, अगर आप उसमें कंफर्टेबल है, मैं तो कर रहा हूं हमेशा वही लगाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काफी बार ये आइडिया भी अच्छा लगेगा आपको कि इससे भी जल्दी आंसर आ रहा है और ये कुछ नया नहीं है, वो पुराना वाला है, बस घुमा के मैं लिख दूंगा उसको। ये Z1 है, ये Z2 है और पूछा जा रहा है कि इस लाइन की क्वेश्चन बताइए। तो मैंने यहाँ पे Z एक पॉइंट ले लिया और मैं ये बोल रहा हूं कि Z माइनस Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये, और Z माइनस Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? Yes, sir. अब सोचिए इस चीज को, थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना। भाई देखिए डायरेक्शन दोनों की सेम है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट तो सेम ही आएगा।
इन दोनों को इक्वल करने का तरीका ये है कि यहाँ पे एक लैम्डा को इन्वॉल्व किया जाए जिससे इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, और एक बार मैग्नीट्यूड बराबर हो गया फिर ये दोनों इक्वल हो गए, और यहां से ये वो जेड है वो आपका निकल आएगा। और वैसे ये वो पुराना ही है, मैंने आपको बोला था ना, मैं बस घुमा के एक ही बात को दोबारा बता रहा हूँ भाई। जेड अगर लैम्डा रियल नंबर है फिर से वही लिखोगे ना कि ये अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा, बात तो वही है। तो वो पुराना ही है, बस इसको नाम दे दिया है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो अगर आपको पुरानी थ्योरी क्लियर हो गई है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस तरीके से समझ लीजिए। लेकिन ये काफी जगह, ये वाला जो फॉर्मेट है ये काफी जगह हेल्प करेगा आपको लैम्डा के टर्म्स में, क्योंकि इसमें लैम्डा इन्वॉल्व है। पिछली बार लैम्डा इन्वॉल्व नहीं था। लैम्डा का यूज क्या है वो मैं एक दो क्वेश्चनों में करके दिखाऊंगा, तब आपको फीलिंग आएगी कि हाँ इससे ज्यादा फायदा हो रहा है, पर ये भी आपको सीखना ही था। मतलब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, मैं ठीक से फॉर्म में लिख देता हूँ। द आंसर इज z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ z माइनस z2 के। तो आप चाहे तो फ्रीक्वेंटली इसको यूज करें, आपको लाइन की क्वेश्चनों में फायदा होगा। ठीक है, चलिए। ओके, नाउ आई एम मूविंग फॉर सर्कल। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c बराबर 0, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है। सब लोगों को अच्छे से पता होगा, ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मेट को अगर आप प्रॉपर्ली चेक करें तो ये है क्या? लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस के by प्लस c बराबर 0, और आपने इसमें ऐड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, तो ये सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। मैं अभी वैसे ये सब पे डिटेल में बात करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में सर्कल की जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में आती है। जेड एल्फा डैश प्लस के जेड एस एल्फा प्लस के सी बराबर 0 लाइन की इक्वेशन, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मेट तो बन जाएगा ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0, और यहां मैंने ऐड कर दिया मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के बराबर होता है, एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये याद करने में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है ऐसे, इसलिए मैंने ऐसा करके आपको बताया। बाकी का तो मैं इसमें डिटेल पे बात करूंगा। तो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है वो है मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर जेड एल्फा डैश प्लस के जेड एस एल्फा प्लस के सी बराबर 0। याद करने के लिए ये आपकी लाइन और ये आपका मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये वाला फॉर्मेट आ जाता है। तो ये सर्कल की जनरल इक्वेशन आपकी बन जाती है। हमारे लिए इश्यूज क्या है? मेरे लिए इशू ये है कि वो इस फॉर्मेट में आपको सर्कल देगा, इस फॉर्मेट का इक्वेशन आपको दे सकता है, बोलेगा सेंटर और रेडियस बता दो। वैसे इसके चांसेस बहुत कम है कि वो आपसे सेंटर रेडियस पूछे, इसका कोई और यूज वो आपसे करवाएगा। वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका और हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको पहले समझा देता हूँ कि ये है क्या। देखिए, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r। ये मेरे पास एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल जिसका सेंटर है कितना z नॉट, और रेडियस है r, रेडियस है r यूनिट के बराबर। z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। हम लोग इसे लिख सकते हैं, z माइनस जेड नॉट इंटू z माइनस जेड नॉट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू r स्क्वायर की। एक बार जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे क्या आ रहा है, थोड़ा बताइए मुझे क्या रिजल्ट आएगा। Sir, R is equal to mod Z minus ये Z नॉट। नहीं, मुझे r की वैल्यू एक्चुअली नहीं चाहिए थी। मैंने कहा था कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अपने को करना है। आपने शायद दोबारा से रिवर्स क्वेश्चन में ही चले गए। ये है z माइनस जेड नॉट, ये है z कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट इज इक्वल टू r स्क्वायर की। हमने इसको लिखा z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस
z कॉन्जुगेट इनटू z बार प्लस मॉड ऑफ z नॉट का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस के z माइनस z नॉट डैश प्लस z कॉन्जुगेट माइनस z नॉट प्लस मॉड ऑफ z नॉट का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब आप इसे कंपेयर करिए, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस के z अल्फा डैश प्लस के z डैश अल्फा प्लस के c बराबर 0 से। आपको याद है ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो आप ध्यान दीजिए, अल्फा की वैल्यू है माइनस के z नॉट, या फिर मैं लिख सकता हूं z नॉट इज इक्वल टू माइनस अल्फा। और c की अगर मैं बात करूं तो c मेरे पास है मॉड ऑफ z नॉट का होल स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर के। अब एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहा होगा, ये हो क्या रहा है, मतलब शायद इस लाइन के बाद थोड़ा पजलिंग हो गई होगी कि हम जा गा रहे हैं। आपने एक सर्कल मुझे दिया, रेडियस दिया, तो वो सब तो पहले ही क्लियर था, फिर ये इक्वेशन क्यों जनरेट कर रहे हो? मैं आपको बताता हूँ कि इसका पर्पस क्या था। आप एक बार दोबारा से सुन लीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। होगा क्या कि वो आपको या तो ये फॉर्मेट का इक्वेशन देगा या फिर वो ये वाले फॉर्मेट का इक्वेशन देगा। शायद आप ठीक से सुनेंगे तो अब आपको वो रीजन समझ में आ जाएगा कि मैं गया कहूं। अगर वो आपको ये फॉर्मेट देता है और आपसे पूछे कि मुझे आप इसका सेंटर और रेडियस बताइए, so you people are comfortable there कि the center is sir z naught and the radius is r, where r is real number and z naught is a complex constant। मेरे लिए इशू ये है कि अगर ये फॉर्म का सर्कल उसने मुझे दे दिया, जो कि अभी तो ये कंफर्ट जोन में लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जब कुछ ऑब्सोल्यूट कांस्टेंट आ जाएंगे अल्फा अल्फा डैश की जगह, तो ये देखने में थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो पूछेगा अच्छा अब आप मुझे बताइए इसका सेंटर और रेडियस कितना है। तो ये फॉर्मेट तो ठीक है यार, मैंने सेंटर रेडियस बता दिया। मेरे लिए दिक्कत ये है कि इस फॉर्मेट का सेंटर और रेडियस क्या होगा। आई होप सो कि अब हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग वगैरह करके और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और ये लाइन आपको नजर आ रही होगी कि यहां तक हम लोग पहुंच गए। ये हम पहुंच गए। जिस सर्कल को मैंने शुरू किया था वो सर्कल ये था, इसका सेंटर है z नॉट और रेडियस है r। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, z नॉट की जो वैल्यू है वो माइनस अल्फा के बराबर है। इट मींस द सेंटर ऑफ सर्कल इज माइनस अल्फा। ये काम की बात थी कि अगर ये फॉर्मेट का सर्कल हो तो z डैश का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव जब आप लेंगे तो वो इस सर्कल का सेंटर प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं रेडियस की कि रेडियस सर कैसे निकलेगा। इसका रेडियस निकलेगा, द रेडियस इज मॉड ऑफ अल्फा इनटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस सी के। मैं एक बार कंफर्म करके देता हूं कि इससे रेडियस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जिस सर्कल पे आप काम कर रहे थे उसका रेडियस r था, तो ये डाटा सॉल्व होने पे r आना चाहिए। अल्फा इंटू अल्फा डैश को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा डैश को, मतलब ये एक तरीके से ये हो गया, ये वाला डाटा हो गया। अल्फा इंटू अल्फा डैश बनेगा मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, इनकी ये बन जाता है मॉड ऑफ जेड नॉट का होल स्क्वायर माइनस सी। ये डाटा है मॉड ऑफ जेड नॉट का होल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर के। तो ये इससे ये कटा, दिस इज आर स्क्वायर, या फिर आप इसे आर मॉड लिख सकते हैं या फिर आर लिख सकते हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ ए गिवन सर्कल। तो ये था कि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल दे रखा है तो उसका सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल दे रखा है तो हम लोग कैसे उसका सेंटर और रेडियस क्लेम करेंगे। अब क्योंकि आज बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई है तो मैं और ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाह रहा हूँ। संडे को आपको और आगे की बात बताऊंगा, लेकिन एक लास्ट टॉपिक और मैं अभी यहाँ पे कराने जा रहा हूँ, उसके बाद ही छुट्टी करूंगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। सर हाँ बोलिए। सर वो लाइन का सी और सर ये सर्कल का सी, सर उसमें कोई रिलेशन है? नो, यहाँ पे सी का इन जनरल मीनिंग ये है कि कोई एक रियल नंबर होगा। यहाँ एक बात बताइए, सर्कल की क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस c बराबर 0 आप लिखते हैं। लाइन की क्वेश्चन में लिखते हैं, मैं कार्डिजन की बात कर रहा हूँ अभी, और कार्डिजन में आप लिखते हैं ax प्लस के by प्लस c बराबर 0। ध्यान है ना, ये लाइन की क्वेश्चन है कार्डिजन फॉर्मेट में, और सर्कल की क्वेश्चन है ये।
अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इन दोनों में सी में कोई रिलेशन है? तो आपका जवाब क्या होगा बताइए अब मेरे को, नो सर। है ना? यहाँ पे सी स्टैंड फॉर एनी रियल नंबर, कि यहाँ पे कोई एक रियल क्वांटिटी होगी। यहाँ पे सी का मतलब ऐसा नहीं कि सी इस सी का स्क्वायर उस सी के बराबर होगा या उस सी का स्क्वायर इस सी के बराबर होगा। यहाँ पे ये फॉर्मेट्स हैं, इसका जनरल फॉर्मेट इस फॉर्म में आता है या सर्कल का जनरल फॉर्मेट इस फॉर्म में आता है। तो मैंने जो अभी यहाँ पे सीखा है वो ये है कि जो लाइन की जनरल इक्वेशन है वो ये है, जेड अल्फा डैश प्लस के जेड डैश अल्फा प्लस के सी बराबर 0। इसके स्लोप की बात करें माइनस अल्फा ओवर अल्फा कॉन्जुगेट के बराबर होता है। बाकी का और कंडीशन तो मैंने बताई है कि पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है, परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन है। और सर्कल की जनरल इक्वेशन की बात करूं तो मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर जेड अल्फा डैश प्लस के जेड डैश अल्फा प्लस के सी बराबर 0 के होता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बस 5 मिनट से ज्यादा मैं आपका नहीं लूंगा क्योंकि मैं आगे और पढ़ाना चाह रहा था, पर मुझे पता है जब आप थ्योरी केवल सुनते हैं ना तो 1.5 घंटा बहुत होता है अगर आप थ्योरी समझ भी रहे हैं तो, है ना? तो बस मैं आपसे आइडिया जानना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे निकालोगे। अदरवाइज मैं इसका वीडियो आज फॉरवर्ड करूंगा, आज नहीं तो कल कर दूंगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भेजूंगा इसका। लेकिन मैं आपसे आपके व्यूज जानना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे करना चाहिए। सुनिए प्रॉब्लम क्या है। एक पॉइंट है P जिसका एफिक्स है Z1, एक लाइन है AX प्लस के BY प्लस के C बराबर 0। थोड़ा सा मुझे ये चेंज करना होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मैंने कार्टेशियन फॉर्म में ले लिया, मुझे यूलर्स फॉर्म में लेना है। चलिए फिर से सुनिए, Z अल्फा डैश प्लस के जेड डैश अल्फा प्लस C बराबर 0। मैंने P पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला है विच इज M, इस फिट के कोऑर्डिनेट M है। द लेंथ ऑफ PM बराबर होता है Z अल्फा डैश प्लस के जेड डैश अल्फा प्लस C अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अल्फा का मॉड। मैंने आपसे क्या पूछा है, मैं आपसे गलत सलत जो आपके दिमाग में आता है आप मुझे बता सकते हैं। जस्ट टेल मी कि हाउ वी विल फाइंड आउट, बट ये कैसे निकाल सकते हैं? मुझे लेंथ निकालनी है PM। कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आता है आप शेयर करिएगा कि सर ऐसे हम निकाल सकते हैं या ऐसे निकाल सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप कोई आइडिया देंगे तो। सर अपन इनके इंटरसेक्शन का सर कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो साहिल मुझे यही चाहिए था कि अब कैसे निकालेंगे। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, आज की जितनी टोटल थ्योरी है उसका तो मैं वीडियो ऑन कर ही दूंगा, जैसे मैंने आपको बोला। मैं इसका तरीका आपको बता रहा हूँ, जो आपने बोला है उसका प्रोसेस बता रहा हूँ, आप इसे करके देखिएगा, नहीं तो फिर कल मैं आपको वीडियो इसका फॉरवर्ड करूंगा। सब लोग ट्राई करेंगे तो बहुत कुछ सीखोगे। देखिए तरीका क्या होना चाहिए। साहिल सुनिए, आपने जवाब दिया है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम आपको वो चीज और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर मुझे इस M का एफिक्स मिल जाए तब तो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। भाई मैं अगर मान के चलो M का एफिक्स है Z2, मान के चलो ये Z2 है, तो मुझे केवल Z1 माइनस Z2 ही तो निकालना है। तो मेरे लिए इश्यू है कि ये Z2 आएगा कैसे। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, सॉल्व करके नहीं दूंगा, आप सॉल्व करके देखिए, अगर आप निकालेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, मुझे ये लिखना चाहिए कि देखिए, क्योंकि ये जो Z2 है ना, ये जो Z2 है, ओके ऐसे नहीं बोलते, आप मेरी बात सुनिएगा। मैं पहले आपको PM की इक्वेशन लाके देता हूं, PM लाइन की इक्वेशन निकाल के दे रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा, देखिएगा। PM लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। मींस ये लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जेड अल्फा डैश माइनस जेड डैश अल्फा। अभी सीखा है 2 मिनट पहले, यही होगी ना? यस सर। बढ़िया। अब ये लाइन पास करेगी किससे, Z1 से। Z1। अगर ये लाइन Z1 से पास करी है तो यहां से K की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। एक बार K की वैल्यू मुझे मिल गई, अगर एक बार K की वैल्यू मुझे मिल गई, उस K को उठा के मैं सीधा यहां पे सेट कर दूंगा। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का इंटरसेक्शन ही तो Z2 है, और अगर मैं इंटरसेक्शन निकाल पाया, ये फॉर्मूला लगाते ही मेरा आंसर आना चाहिए। यही मैं बोल रहा था कि ये मैंने आपको तरीका, ये जो एक्चुअल तरीका होता है ना पढ़ने का, ये तरीका है कि मैंने आपको तरीका बता दिया कि ये कैसे निकलेगा। अब आप खुद से करके देखिए,
अगर कल तक आप कर लेते हैं या आज शाम को ही कर लेते हैं अच्छी बात है, अदरवाइज जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको भेजूंगा कि ये डिस्टेंस कैसे निकाली जा सकती है। पर अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है, थोड़ा सा मेहनत करके आप ये रिजल्ट को प्रूव कर पाएंगे। द लेंथ ऑफ पीएम इज इक्वल टू जेड अल्फा डैश प्लस के जेड एस अल्फा प्लस के सी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ अल्फा के। तो ये आज की थ्योरी है। एक आध कोई टॉपिक बचा है तो मैं अगले टर्न पे करा दूंगा, लेकिन अब हम इसे मैं अपने हिस्से पे बाइंड अप कर रहा हूँ। मैं ज्यादा अब इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी बहुत सारे चैप्टर हैं पढ़ने के लिए। तो आपको अब मेनली क्वेश्चंस करने हैं। संडे को थोड़ा सा और रिवाइज कर लेंगे, थोड़े से मैं क्वेश्चंस करा दूंगा संडे को, थोड़ा इसी पे ज्योमेट्री पे बेस, तो यू विल फील कंफर्टेबल देयर। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते रहिए। आज के लिए इतना ही है।